क्वेश्चन नंबर 19 श्री राम सकल जी। क्वेश्चन नंबर 19। माननीय मंत्री जी मास्क उतार लीजिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राम सकल। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उत्तर में कहा है कि वर्तमान आकलन में पिछले आकलन अर्थात ISF 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1440 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर वन तथा वृक्षारोपण को मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्शाई गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये आंकड़े पेपर सीमित और जिस प्रकार से सरकार का करोड़ों रुपया लगा करके मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश में खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला मिर्जापुर वन कैमूर क्षेत्र जीव आता है। वहां उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वर्ष 16-17 सवाल संक्षिप्त हो राम सकल जी प्लीज। करोड़ों रुपए लगा करके 200 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण पौधारोपण कराया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से वहां के आदिवासी समाज के द्वारा SC/ST के बाद पूरी जमीन जो वृक्षारोपण हुआ था वो कब्जा कर लिया गया स्थानीय अधिकारी मिली भगत। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कितना पैसा लगाकर जो वृक्षारोपण होता है उसके रखरखाव के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बढ़िया। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सवाल है, भारत में हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं और जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जहां पर भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा वृक्षारोपण है उसको इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है और देश के फॉरेस्ट कवर का पूरी तरीके से मापन किया जाता है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया के जो बढ़ने की बात है वो तथ्यों पे आधारित है, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। जहां तक जो माननीय सदस्य ने मूल विषय उठाया है कि कुछ जंगली क्षेत्रों से पेड़ के कटने का या कुछ जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के सफल नहीं होने का मंत्रालय द्वारा उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और बाकी पॉलिसी राम सकल जी प्लीज आप बैठे पॉलिसी के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन वॉच पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। उसमें जितनी भी अंकित शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई विषय है तो आप संज्ञान में लाइए, निश्चित रूप से हम उस पर कदम उठाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री और ब्रीफली संक्षेप में पूछे। अभी आप जो आपने आंकड़े दिया 4-5 स्टेट का दिया लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है इसमें। पूछिए क्वेश्चन तो। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का विश्लेषण, सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट बढ़े हैं या जहां पे फॉरेस्ट कम हुए हैं उसको पूरी तरीके से रखा गया है। फॉरेस्ट जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो राज्यों के अंतर्गत होता है और इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको संभालता है। आपका कोई उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर स्पेसिफिक विषय है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री GC चंद्रशेखर जी। Mike, sir, this is very important question. In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadur to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties. If there is any provision from the ministry to support such environmental activists? मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण
कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है, लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर फौजिया खान प्लीज। From Lok Sabha. हाँ प्लीज। Chairman sir, in the reply to the question it is said that the forest cover in India is 24.62%, when ideally it should be 33% it is said. And the major expenditure heads including the National Plan on agroforestry research, afforestation board, forest management, etc. have suffered a decline in this year's budget, sir. You have to put only one question, madam, and you have already put it. Please. No, I want to say that since the budget has declined, how is forest conservation going to be the essential part of the program for climate change? Since, sir, this has to be an integrated interdepartmental effort. Thank you. So what is the government going Thank to do? you, madam. You have to be brief. Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे फॉरेस्ट एरिया के कवर का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर 3 तरह का फॉरेस्ट है। एक सघन वन है, एक मॉडरेट है और एक नॉर्मल जो वन है वो हमारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हमारे को देश का जो ट्री कवर है जो 30% बढ़ाने का हमारा दुनिया के सामने भी लक्ष्य है 33% करने का, उसका एक सबसे बड़ा समाधान है कि हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण और ट्री कवर की संख्या को और स्थिति को बढ़ाया जाए। जहां तक भारत में फॉरेस्ट की स्थिति का बात है, भारत में जो सघन वन है, हमारे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कहीं पर हमारे जो पर्यावरणीय और भौगोलिक अलग अलग विशेषता है, उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश के अंतर्गत है। सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से संरक्षित करने का, बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फॉरेस्ट के अंतर्गत 52 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से आज भारत सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। श्री विकास महात्मे जी। सर, मेरा सवाल यह है कि वी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस and how this revenue can be increased, and this is without decreasing the forest cover, so that forest cover remains but we get revenue from the forest. सर, माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके कारण जनजाति समाज के जो हमारे बंधु हैं उन जनजाति समाज के बंधुओं की आय होती है। इसके लिए विभिन्न स्कीम और योजनाएं भी चलाते हैं और मैं यहाँ पर सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की पूरी तरह की प्रतिबद्धता है कि फॉरेस्ट बिना वहाँ के जो हमारे जनजाति बंधु हैं उनके जीवन में उत्थान करे बिना हम फॉरेस्ट कवर को नहीं बचा सकते। सरकार माइनर फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस स्कीम को, जो जनजाति समाज का हमारा जनजाति मंत्रालय है और जिनके फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनके साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। उनके जीवन, सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनरेबल त्रिचू शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 20 सर। माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, while appreciating the well-informed, learned minister for the initiatives he has taken to reduce the impact of the air pollution on health and the measures taken for air quality management, I would like to know from him, sir, the ministry has introduced a new star rating system to the state environment
Impact Assessment Authority for granting speedy environmental clearances and has placed high points for fast acceptance of proposals and penalties for the SIEAs which ask for additional documents. If the SEA asks for additional documents, penalty is imposed. I would like to know, sir, whether the ministry is aware of the negative impact this can have on giving out inadequately assessed environmental clearances. Thank you. मेरे विद्वान साथी बहुत अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न के संबंध में नहीं है। प्रश्न जो उन्होंने मेरे से पूछा है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हेल्थ सिस्टम के बारे में है, लेकिन ये जो प्रश्न मेरे से कर रहे हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है, जो मंत्रालय की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने पूछा है कि हाँ, मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाती है उसकी स्टार रेटिंग किस प्रकार से की जाए। ये हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए, एक निष्पक्ष तरीके से जो भी एप्लीकेशन आती है उनका मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो भी निवेश के लिए लोग आते हैं उनको सुविधाजनक तरीके से हो जाए। इस सर्कुलर में किसी भी प्रकार से नहीं कहा गया है कि कोई रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन त्वरित एप्लीकेशन का निस्तारण करना, एप्लीकेशन को अनावश्यक न हटाना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आवश्यक है। दोनों ही बातों की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक का पालन करते हुए फॉरेस्ट क्षेत्र में क्लियरेंस देते समय जो पूरे नियम हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसलिए इसको स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करके निवेश को भी बढ़ा सके और फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस निष्पक्षता के लिए इसको किया गया है। ये मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर दे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट। Sir, thank you, sir. My question is about air pollution, the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was my the intention of my first supplement. Second is the amendment in the agreement to replace the word phase out with phase down. In the UN Climate Change Conference in Glasgow, the ministry pushed for the amendment replacing the word phase out with phase down of unabated coal power. Reasons for the amendments moved, sir. सर, ये प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट करके है, आप कहेंगे तो मैं उत्तर दे। जरूर, अगर आप देना चाहे तो। सर, भारत जलवायु परिवर्तन में जो ग्लासगो में COP26 की वार्ता हुई थी, भारत ने उसमें पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। जलवायु ट्रांसलेशन इज अवेलेबल, प्लीज। जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत में दुनिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो एक प्रिंसिपल लागू किया गया था, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन स्पेस विकसित देशों के द्वारा कार्बन स्पेस को घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए भारत ने अपने 50% लक्ष्यों को भी वहां पर घोषित किया है, और भारत ने रिन्यूएबल में 40% के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है। लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की ये वार्ता चल रही है, तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम फेस आउट नहीं कर सकते। भारत में फेस डाउन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। ये प्रिंसिपल दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है, और उसको भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने लाइव
एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ बचा सकते हैं, उसी को पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि फेस आउट उचित नहीं है, फेस डाउन के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। From our learned minister, how much concerned our government is regarding the following facts. As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index, out of 180 countries, India ranks 168th. So far the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd. And unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India is having 3, and Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our government. Thank you. सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहते हैं, उनके क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पॉल्यूशन करके कार्बन स्पेस को घेर रखा है, तो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहां तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया, उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की इस वर्ष हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में क्षेत्रीय बैठक करी। ओमिक्रॉन के कारण बाकी बैठक रह गई, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने का विषय है। जहां तक बड़े शहरों के पॉल्यूशन की बात है, मिटिगेशन के अनेक उपायों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खपत जो ईंधन की खपत है उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में भी पॉल्यूशन के नए मानक तय किए जा रहे हैं। पराली जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी सरकार के द्वारा उसका जैव उसको ईंधन में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी सरकार ने जो दिशा दिखाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के विकास करने की दिशा को दिखलाया है। लेकिन फिर भी देश के 132 शहरों में हम लोगों ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन के यंत्र लगाए हैं, और जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हवा के अंतर्गत जो 12 मानक पाए जाते हैं, जिसमें PM2 से लेकर PM10 से लेकर नाइट्रोजन से लेकर लेड से लेकर जो 12 मानक होते हैं उनकी मात्रा को उसके माध्यम से किया जाता है, और 132 जो शहरों का जो मानक किया जाता है उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता और उन नगरों को उसके मिटिगेशन के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के भी जो स्वच्छता मिशन से लेकर के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी एयर पोल्यूशन के लिए काम किया जा रहा है, और आने वाले समय में भी नेशनल क्लीन एयर मिशन को विभिन्न चारों क्षेत्रों में हम लोग रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और हम मंत्रालय ने तय किया है कि जब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे, ताकि वो भी अपने अपने म्यूनिसिपैलिटी और नगरीय क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन के विषय हैं उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Ask the Honorable Minister, I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the government to ask the cities to collect data on their own for the air pollution that is happening in individual cities, so that a central database can be created to see that the mitigation takes effectively? अन्य सदस्य जी का एक अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने हैं तो उसका एक समान रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग को स्वायत्त तरीके से देंगे तो सबके
मानक को क्रिएट करने के और डाटा क्रिएट करने के अपने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इसलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं। लेकिन नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज के साथ भी एमओयू करके कार्य किया जाता है। अभी पश्चिम में भी जब हुआ तो महाराष्ट्र की अनेक म्यूनिसिपैलिटियों के साथ ये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि उपलब्ध कराई है, इसका विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया। और हमारा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को अगर स्थानीय सुशासन स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं, केवल एयर पोल्यूशन का कारण केवल धुआं नहीं है, जो कचरा भी है, कचरे का निष्पादन भी एयर पोल्यूशन का कारण है, स्वच्छता भी एयर पोल्यूशन के कारण में आती है, औद्योगिक उत्पादन भी एयर पोल्यूशन में कारण में आता है, डस्ट भी एक एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, व्हीकल भी एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं, उसमें हम महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। अब हम सांसदों को भी बुलाने की योजना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण, रेडिएशन के यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूं।